नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ रेनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने गढ़वाल संभाग की तीनों लोकसभा सीटों की समीक्षा बैठक पूरी कर ली है। टिहरी और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्रों की समीक्षा के बाद बैठक में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक हालात, संगठन की स्थिति और चुनावी संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि चुनाव जीतने के लिए कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने पर भी मंथन किया गया। उन्होंने कहा कि अब विधायकों का विधानसभा के हर क्षेत्र में प्रवास कराया जाएगा ताकि स्थानीय स्तर पर जनता की समस्याओं और अपेक्षाओं को समझा जा सके। बैठक में सरकार के स्तर पर कराए जा सकने वाले विकास कार्यों और ऐसे कदमों पर भी चर्चा हुई जिनसे जनता को सीधे लाभ मिल सके। इसके साथ ही युवाओं, महिलाओं और पूर्व सैनिकों को जोड़ने के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करने पर सहमति बनी है। बीजेपी जल्द ही इन कार्यक्रमों की तारीख की घोषणा करेगी। गढ़वाल संभाग की तीनों लोकसभाओं की बैठकें निर्धारित थी। अभी 2 लोकसभा हमारी उनकी बैठकें संपन्न हो चुकी हैं, टिहरी लोकसभा और गढ़वाल लोकसभा। सभी विधायक उपस्थित थे। टिहरी की सांसद जी अस्वस्थता कारण रह नहीं पाए, उनकी सूचना मुझे मिल गई थी। हर विधानसभा का राजनीतिक परिदृश्य क्या है, उस पर चर्चा हुई। विधानसभा की जीत के लिए कार्यक्रम क्या क्या बनने चाहिए, उस पर चर्चा हुई। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में सियासी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस ने इस बार जनता से सीधे संवाद के जरिए घोषणा पत्र तैयार करने का फैसला लिया है। पार्टी ने इसके लिए आधिकारिक रोडमैप जारी करते हुए कई कमेटियों का गठन किया है और नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस बार घोषणा पत्र बंद कमरे में तैयार नहीं होगा, बल्कि जनता के सुझावों और जरूरतों को इसमें शामिल किया जाएगा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की इस पहल पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी अपनी रणनीति में हमेशा आगे रहती है और कांग्रेस की तरह आखिरी समय में कमेटियां गठित नहीं करती। उन्होंने बताया कि भाजपा फिलहाल जनता से फीडबैक ले रही है और घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले मुद्दों पर मंथन जारी है। भट्ट के मुताबिक सभी विषयों पर चर्चा के बाद ही कमेटियों का गठन किया जाएगा। भाजपा अपनी रणनीति हमेशा आगे रहती है। उनकी कमेटियां पहली बार नहीं, हर बार बनती हैं। पहले बनाने का उद्देश्य क्या, वो कांग्रेस के लोग जानते हैं। लेकिन अभी हम अपने पूरे संगठन स्वरूप के साथ, और जब तक जनता से फीडबैक चीजों का नहीं आता है, तब तक आप किसी प्रकार का मैनिफेस्टो तैयार नहीं कर सकते हैं। हमने मैनिफेस्टो के लिए बैठकें हमारी चल रही हैं। कौन कौन से विषय अपने घोषणा पत्र में आने चाहिए, उन सब विषयों की चर्चा भी हम आज की बैठक हमने की है। सारा विषय मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कुछ बातें राजनीतिक दृश्य पार्टी के आंतरिक विषय की होती हैं। इसलिए सारे विषय के बाद ही हम अपनी सारी कमेटियों का गठन करेंगे। कांग्रेस की कमेटियों का असर ना तो जनता पे पड़ता है और ना उन कमेटियों का कोई रिजल्ट भविष्य में कहीं निकल के आता है। और कुंभ मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बताते चले कि कुंभ मेले को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों पर देखी जा रही हैं। तो वहीं आगामी कुंभ मेला की तैयारियां हुई तेज। परियोजनाओं के निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर। मेलाधिकारी सोनिका ने निर्माण कार्य और विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर की बैठक। परियोजना वार प्रगति की विस्तृत समीक्षा। सड़कों, पुलों, घाटों के निर्माण और मरम्मत कार्यों की भी समीक्षा। कुंभ मेला निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता पर जोर। मेलाधिकारी के अधिकारियों को सख्त निर्देश। निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में करे पूरा। अतिरिक्त संसाधन बढ़ाकर परियोजनाओं को करे पूरा। प्रत्येक परियोजना की प्रगति की रखें नियमित और गहन निगरानी। किसी भी परियोजना में न हो विलंब। तकनीकी और प्रशासनिक अड़चने को तत्काल करे दूर। सड़कों और घाटों के आसपास से तत्काल हटाएं अतिक्रमण। निर्माण कार्यों में तकनीकी मानकों, सुरक्षा और गुणवत्ता का कड़ाई से हो पालन। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए थर्ड पार्टी की कराए जांच।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। श्रीनगर की आपको बताते चले कि श्रीनगर की निर्दलीय मेयर आरती भंडारी ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके साथ श्रीनगर नगर निगम के 10 पार्षदों ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। आरती भंडारी ने 2025 के निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर श्रीनगर मेयर का चुनाव जीता था। अब उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर सियासी तौर पर नया कदम उठाया है। उनके साथ 8 निर्दलीय और 2 कांग्रेस पार्षद भी बीजेपी में शामिल हुए। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आरती भंडारी और सभी पार्षदों को पार्टी का पटका पहनाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री और श्रीनगर विधायक धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि पार्षदों का स्वागत करते हुए कहा कि उनके आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार तीसरी बार उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। देखिए, आज श्रीनगर नगर निगम की महापौर आरती भंडारी जी हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे और बीच में उनका निष्कासन हुआ था लखपत भंडारी जी। उनके साथ 2 कांग्रेस के सभासदों सहित 10 सभासदों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। मैंने उनका परिवार में स्वागत किया है। सर्वसम्मति के साथ उनकी सदस्यता हुई है। कार्यक्रम में डॉक्टर धन सिंह रावत जी उपस्थित हैं और महापौर जी और उनके पति लखपत जी ने जो कहा उसने हम सबका दिल जीता है। बड़ी बात यह है कि कई कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में अब ज्वाइन कर रहे हैं। कल पौड़ी लोकसभा की बैठक हुई थी और उसमें मुख्यमंत्री जी भी थे, हमारे माननीय सांसद जी भी थे, हम सब लोग थे। और कल से तय हुआ है कि जो जो लोग बीजेपी में आना चाहते हैं, जो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों से जुड़ना चाहते हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना है। देखिए, पूरे उत्तराखंड में 10 नगर निगम भाजपा के थे और एक जो निर्दलीय मैंने जीता था वो कहीं ना कहीं भाजपा का ही था, क्योंकि मैं पहले से ही भाजपा की सदस्य रही हूँ और ये मेरे परिवार में मेरी पुनः वापसी है और मैं आज अपने 10 पार्षदों के साथ इस परिवार में शामिल भी हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है और ये विचारधारा की बात है, क्योंकि मेरी विचारधारा हमेशा से भाजपा में रही और मेरे हस्बैंड की भी। मेरे पति श्री लखपत सिंह भंडारी हमेशा सनातन की लड़ाई लड़ते हैं और सनातन का जो सच्चा सेवक है वो सिर्फ भाजपा है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के उत्तराखंड दौरे तेज होने की चर्चाओं के बीच बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को पॉलिटिकल टूरिज्म बताते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को चुनाव से कुछ समय पहले ही उत्तराखंड की याद आई है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में ये नेता प्रदेश में नहीं आए और अब चुनाव नजदीक आने पर लगातार दौरे कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री जी जब खड़गे जी आए थे यहाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा था उनके कांग्रेस पार्टी के, तो मुख्यमंत्री जी ने एक विषय कहा। उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आ रहे हैं। तो आप ये देखिए, उन्होंने कोई गलत बात बोली नहीं। आज यहाँ पर आप देखिए कि राहुल गांधी भी कुछ दिन पहले आए, खड़गे जी आए, अब प्रियंका गांधी जी भी आएंगी, उससे पूर्व उनकी कुमारी शैलजा जी भी आ रही थी। तो आप ये देखिए कि ये पिछले 3-4 महीने में ही सभी लोग आ रहे हैं। इससे पूर्व के 4 साल ये कहाँ सोए हुए थे, जब ये पिछले 4 साल में नहीं आए और अब तो 4.5 साल हो चुके हैं। अब तो केवल और 6 महीने भी बाकी नहीं है, उससे भी कम है चुनाव में। तो आप ये समझिए कि अब ये लगातार जो आ रहे हैं, तो अब तो मैं कहूंगी कि चिड़िया चुग गई खेत, अब आके क्या करेंगे। अब आपको आना चाहिए था तो समय पे आते, अपनी पार्टी को बचा कर रखते, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते। लेकिन मुझे लगता है कि वही है, वो पॉलिटिकल टूरिज्म है। उनको मालूम है कि चेहरा दिखाना जरूरी है और आना जरूरी है, उसीलिए आ रहे हैं, वरना कोई ऐसा कारण नहीं है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से प्रदेश के युवाओं को मिल रहे स्वरोजगार के नए अवसर, मौन पालन को स्वरोजगार का जरिया बना रहे सैकड़ों युवा, वन संपदा से भरपूर उत्तराखंड के जंगलों में रखे ये सैकड़ों मौन बॉक्स स्वरोजगार में शहद की मिठास घोल रहे हैं। शहद उत्पादन को ग्रामीण आर्थिकी का जरिया बनाने के लिए राज्य सरकार ने नई मौन पालन नीति को मंजूरी दी है, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मैं राज्य सरकार का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने मधुमक्खी पालन के लिए बी कीपिंग पॉलिसी लाई और इस बी कीपिंग पॉलिसी के बनने से हमारे जैसे लाखों मधुमक्खी पालकों को एक नया रास्ता मिलेगा, मधुमक्खी पालन को प्रदेश में बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड सरकार इस नीति के तहत मौन बॉक्स स्थापित करने, उनके माइग्रेशन, शहद प्रोसेसिंग यूनिट और टूल किट की खरीद पर मौन पालकों को 80% तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से आज की तारीख में 80% तक की सब्सिडी मौन पालकों को दी जा रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रयास है और मेरा ये मानना है कि आपकी खेती बाड़ी के साथ मौन पालन के जरिए आप अपनी आमदनी को बहुत बढ़िया स्तर पे लेके जा सकते हैं। उत्तराखंड में वर्तमान में लगभग 3,300 मीट्रिक टन शहद उत्पादन हो रहा है, जिससे 10,000 से ज्यादा लोगों की आजीविका चल रही है। राज्य सरकार ने अब 15,000 मीट्रिक टन शहद उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिससे 25,000 किसानों को लाभ मिल सकता है। राज्य सरकार मौन पालन को मिशन बनाकर चल रही है। किसानों को मौन पालन से संबंधित ट्रेनिंग के साथ ही उन्हें कई तरह के प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं। मौन पालन से मिलेगा स्वरोजगार, किसानों की हितैषी उत्तराखंड सरकार। हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा उत्तराखंड, जहां सैकड़ों युवा उद्यमिता और नवाचार से आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व ने युवाओं के सपनों को पंख लगाए हैं। राज्य में स्टार्टअप नीति लागू होने के बाद से उत्तराखंड छोटे उद्यमों का हब बनता जा रहा है। स्पंदन नाम की बेहद छोटे आकार की ये पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस हेल्थ सेक्टर में एक क्रांतिकारी इनोवेशन है। इसे देहरादून के स्टार्टअप सनफॉक्स टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तराखंड के इस स्टार्टअप ने अपनी छाप छोड़ी है। उत्तराखंड सरकार जो स्टार्टअप पॉलिसी लाई है उससे हम लोग बहुत ही खुश हैं। हम एज अ सनफॉक्स रोजगार दे पा रहे हैं। ऐसे कई सारे जितने भी उत्तराखंड के स्टार्टअप हैं, काफी लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक और पेट्रोल गो कार्ड्स के निर्माण में उत्तराखंड के स्टार्टअप फ्लक्स मोटर्स ने देश भर में पहचान बनाई है। ये स्टार्टअप 2021 में शुरू हुआ था। उत्तराखंड में शुरू करने का मेजर एक रीजन ये था कि यहाँ की पॉलिसीज जिस तरीके से सपोर्ट करती है हम स्टार्टअप्स को, और जिस तरह का इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है यहाँ पे स्टार्टअप को ग्रो करने में। आईटी, हेल्थ, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सैकड़ों स्टार्टअप नवाचार, हुनर और उद्यमिता में उत्तराखंड की बढ़ती साख के प्रतीक बन रहे हैं। स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप को वित्तीय मदद देने के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए का फंड बनाया है, जिससे स्टार्टअप्स अपने व्यवसाय को बड़े स्तर पर विस्तारित कर सकेंगे। स्टार्टअप के लगातार विस्तार से न सिर्फ युवाओं की नवाचारी सोच को नया आयाम मिल रहा है, बल्कि हजारों युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। स्टार्टअप का हब बन रहा उत्तराखंड, उद्यमिता में आगे बढ़ रहा उत्तराखंड। और चलिए ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां चमोली के मायापुर पीपलकोटी स्थित टीएचडीसी के निर्माणाधीन टनल में 13 अगस्त को तेज पानी व मलबा आने की वजह से टनल में काम कर रहे मजदूरों और इंजीनियर्स हादसे का शिकार हो गए थे। जैसे ही इस हादसे की सूचना प्रशासन को मिली, तत्काल रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया गया। मुख्यमंत्री धामी ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्य का निरीक्षण किया। प्रशासन व रेस्क्यू कार्य में जुटी सभी एजेंसियों को रेस्क्यू कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही घायलों को बेहतर इलाज मिल इसके लिए भी निर्देश दिए। इसके बाद 12 लोगों को उसी दिन एसडीआरएफ व आईटीबीपी ने रेस्क्यू कर लिया था, जिनका गोपेश्वर स्थित सरकारी अस्पताल व एक गंभीर घायल का ऋषिकेश में इलाज चल रहा है। हालांकि कल शाम को ये रेस्क्यू कार्य संपन्न हो गया और इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई।
6 दिनों तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आपदा मंत्री मदन कौशिक ने भी स्थलीय निरीक्षण किया और इस दौरान कुछ मजदूरों ने सुरक्षा व्यवस्था मृतक मजदूरों को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग करते हुए आपदा मंत्री का घेराव भी किया था। इसके साथ ही टीएचडीसी भी एक विशेषज्ञों की टीम से जांच करवा रही है। जहां पर भी किसी प्रकार की कमी पाई जाएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो लोग इस आपदा के शिकार हुए हैं उनके परिवारों को उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। जो पीपल कोटी में जो टीएचडीसी की एक प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें जो टनल में 22 लोग जब अंदर थे कर्मचारी, तब अचानक ही बहुत भारी मात्रा में पानी और मलबा अंदर आया। तभी जैसे ही सूचना मिली ऐसे ही वहाँ तुरंत ही स्थानीय पुलिस और हमारी जो टीम थी अपने अंदर गए और 12 लोगों को वहाँ से कुशल बाहर निकाला। उस 12 में से एक को एम्स में है, एक को वहाँ से छुट्टी दे दी गई है। बाकी 10 जब मैं परसों गया तो हॉस्पिटल में थे गोपेश्वर में। भीमताल विधानसभा में विगत कुछ समय से ग्राम सभा गेठिया, बेलुआ खान, सरियाताल और ज्योलीकोट क्षेत्र में लगातार कई बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते भीमताल ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने निरीक्षण कर ग्रामीण वासियों की समस्याओं को सुना। साथ ही डायरिया जैसी गंभीर बीमारियों का पता लगाने के लिए जल स्रोतों के सैंपल लिए गए। इस संवेदनशील मामले को गंभीरता से लेते हुए ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम ने दुर्गापुर पावर हाउस छीड़ा के निकट स्थित मुख्य जल स्रोतों का निरीक्षण किया। बारीकी से जांच करने के विभाग को निर्देश दिए। लगातार बढ़ रही बीमारी के कारणों का पता लगाने के लिए ब्लॉक प्रमुख की मौजूदगी में पानी के कई परीक्षण करवाए गए। ब्लॉक प्रमुख ने गंभीर समस्या का स्वास्थ्य विभाग को पता लगाने के निर्देश दिए। आज यहाँ पर बहुत दिनों से गांव के लोग बीमार पड़ रहे थे और एक प्रतिष्ठित स्कूल के भी बच्चों को थोड़ा सा शिकायत की। तो मैं समझता हूँ कि उसके तहत का आज हमने जल संस्थान हो गया, जल निगम हो गया, स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर आई है। और विशेष रूप से जिस समय जब यहाँ पे ये बीमारी फैली तो कल ही हमने सीएमओ नैनीताल को फ़ोन किया कि यहाँ पर आप स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजिए। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में भी यहाँ पर एक टीम भेजी थी, उन्होंने सैंपलिंग की और आज पुनः स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर आई है। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से पानी प्रदूषित हो रहा है, क्या कारण है बीमारी के। निश्चित रूप से पूरी और जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अधिकांश जगहों पर सैंपलिंग कर रहे हैं। और मैं इसके साथ साथ ही जो लोग बीमार पड़े हैं, जहाँ डायरिया फैला है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पीलिया हो रहा है, तो उसका कारण तो स्वास्थ्य विभाग ही बता पाएगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी जाकर घर घर जाकर के उसका परीक्षण करेगी और उसके बाद ही कोई निश्चित निकल पाएगा कि आखिर क्या कारण है कि यहाँ पर इतने लोग बीमार हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त दावे और आपत्तियों के निस्तारण की सुनवाई के संबंध में जनपद के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की गई हैं। जनपद में प्राप्त दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी की जानी है। 15 सितंबर को अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि प्रकाशित निर्वाचक नामावली के उपरांत अनमैप और विसंगति की श्रेणी में चिन्हित निर्वाचकों को नोटिस वितरित कर सुनवाई की जा रही है। बताया कि दावे और आपत्तियों के निस्तारण से पूर्व संबंधित पक्षों को कम से कम 7 दिन का स्पष्ट नोटिस दिया जाएगा। आवश्यकता अनुसार बीएलओ द्वारा स्थलीय सत्यापन और सुनवाई के बाद प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। प्राप्त दावे आपत्तियों की सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्रत्येक सप्ताह उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे उसका परीक्षण कर सकें। ऋषिकेश के उप जिला चिकित्सालय में हाउसकीपिंग में कार्यरत आउटसोर्स के 2 दर्जन कर्मचारी तनख्वाह नहीं मिलने से भड़क गए हैं। कर्मचारियों ने अस्पताल के मुख्य गेट पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है और 1 दिन का कार्य बहिष्कार कर जल्द से जल्द तनख्वाह देने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे कमल कुमार ने बताया कि कार्य बहिष्कार की सूचना 1 दिन पहले ही सीएमएस को दे दी गई थी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2 दर्जन कर्मचारी अस्पताल के मुख्य गेट पर एकत्रित हुए
यहां कर्मचारियों ने तनख्वाह नहीं मिलने का विरोध जताया, नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बताया कि तनख्वाह नहीं मिलने से उनके सामने आजीविका चलाने का संकट खड़ा हो गया है। ठेकेदार को कई बार तनख्वाह देने के लिए निवेदन किया गया, लेकिन तनख्वाह नहीं मिली। मजबूरी में उन्हें कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन करना पड़ा। यदि अभी भी उन्हें तनख्वाह नहीं मिली तो वह उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। कर्मचारियों के ठेकेदार अजय कुमार सैनी का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन में 17 महीने से उनका बिल पास नहीं किया है और इस वजह से कर्मचारियों की तनख्वाह देने में दिक्कत आ रही है। हरिद्वार में नशा मुक्त समाज के निर्माण को लेकर पुलिस लगातार जन जागरूकता अभियान चला रही है। इसी क्रम में एएनटीएफ शाखा हरिद्वार की टीम ने पुलिस मॉडल स्कूल 40 पीएसए हरिद्वार और दीक्षा राइजिंग स्कूल में पहुंचकर छात्र छात्राओं और अध्यापकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। एएनटीएफ टीम ने बच्चों से अपने परिवार और रिश्तेदारों को भी नशे के खिलाफ जागरूक करने की अपील की। इस दौरान बच्चों को नशे से होने वाले नुकसान से संबंधित वीडियो दिखाएगा और नशा मुक्ति को लेकर राष्ट्रीय प्रतिज्ञा भी दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान नशे से संबंधित शिकायत और सहायता के लिए मानस पोर्टल की हेल्पलाइन 1933 सहित अन्य पुलिस हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई। कार्यशाला में करीब 350 छात्र छात्राएं और अध्यापक मौजूद रहे। रामनगर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर की ओर से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा फल सुधार परीक्षा वर्ष 2026 और परीक्षा फल सुधार परीक्षा वर्ष 2025 के परीक्षार्थियों के लिए परिणाम जारी किए गए। हाई स्कूल परीक्षा फल सुधार परीक्षा का कुल परिणाम 83.13% रहा। आपको बताते चले कि वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा फल सुधार परीक्षा का कुल परिणाम 66.67% रहा। इसमें छात्रों का परिणाम 71.88%, जबकि छात्राओं का परिणाम 57.89% रहा। परिणाम तैयार करने के लिए 3 से 7 अगस्त तक मूल्यांकन कार्य संपादित किया गया। मूल्यांकन कार्य के लिए 28 प्रधान परीक्षक 200 हाईस्कूल सुधार परीक्षा के लिए कुल 8,472 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जबकि इंटरमीडिएट सुधार परीक्षा 2026 एवं सुधार परीक्षा में कुल 11,078 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। पौड़ी गढ़वाल की यमकेश्वर थाना पुलिस ने क्षेत्र के मंदिरों को निशाना बनाने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर चोरी का खुलासा किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए 2 दानपात्र और नकदी बरामद की गई है। एसएसपी ने बताया कि 17 अगस्त को देवेंद्र प्रसाद बडोनी और निशनी निवासी राजेश खत्री ने यमकेश्वर थाने में शिकायत दर्ज कराई। बताया कि चंडी माता मंदिर और श्री हनुमान मंदिर का ताला तोड़कर अज्ञात चोर दानपात्र चुरा ले गए। पुलिस ने मामले में मुकदमे दर्ज किए। सघन जांच के बाद घटना में हितेंद्र सिंह निवासी यमकेश्वर की संलिप्तता की पुष्टि हुई और आज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जिला कारागार पौड़ी भेज दिया गया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक नजर डालेंगे अब तक की बड़ी खबरों पर।